हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज से हम लोग शेक्सपियर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने 50 क्वेश्चन रखे हैं जिससे कि प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि इस समय आपको रिवीजन और प्रैक्टिस पर ही ज़्यादा ध्यान देना है। तो शेक्सपियर से रिलेटेड हमने इस सीरीज़ में पूरे क्वेश्चंस कवर करेंगे, उनके प्लेस से, उनके कैरियर्स, उनके बायोग्राफी एंड उनके वर्क सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे कि इसमें से प्रैक्टिस हो जाएगी। शेक्सपियर आपके टीजीटी पीजीटी दोनों के ही सिलेबस में है, तो हम दोनों में ही आपको हेल्पफुल रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, आप चाह रहे हो कि हम और भी इसी तरह के एमसीक्यूज और भी लाते रहें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए। न्यू व्यूअर्स है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड आपके लाइक शेयर हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस हैं, तो लाइक शेयर करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिए जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए एमसीक्यूज़ की तरफ, और अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कितना आपका स्कोर हुआ। चलिए फ्रेंड्स, नाउ कम टू द लेक्चर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट ईयर शेक्सपियर बॉर्न? शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? ए 1564, बी 1558, सी 1559, डी 1560। तो आई थिंक ये तो पता ही होगा। ए इज द करेक्ट आंसर, 1564। ओके, ए is the correct answer, 1564। नेक्स्ट है, शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन विच टाउन और सिटी? शेक्सपियर किस सिटी में बॉर्न हुए थे, किस टाउन और सिटी में बॉर्न हुआ था, उनका जन्म हुआ था? ए स्निटरफील्ड, बी ऑक्सफोर्ड, सी स्टार्टफोर्ड अपॉन एवॉन, डी लंदन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी स्टार्ट अपॉन एवॉन इज द करेक्ट आंसर। उनका जन्म कहाँ हुआ था? सी इज द करेक्ट आंसर, स्टार्टफोर्ड अपॉन एवॉन में उनका जन्म हुआ था उनके। चलिए नेक्स्ट, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो? किसने शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहा है? नौसिखिया कौआ। ए बेन जॉनसन, बी रॉबर्ट ग्रीने, सी डॉक्टर जॉनसन, डी जॉन लिली। तो हमारा राइट आंसर है बी रॉबर्ट ग्रीने। ये हमारे स्टीवर्ट्स में एक थे, तो इन्होंने शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कह के क्रिटिसाइज किया है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, रॉबर्ट ग्रीने। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इन व्हाट ईयर वॉज द ग्लोब थिएटर बिल्ट? किस ईयर में ग्लोब थिएटर बिल्ट हुआ है? ए 1599, बी 1608, सी 1613, डी 1594। तो हमारा राइट आंसर क्या है? 1599। 1599 में ये ग्लोब थिएटर जो है, जिसमें से शेक्सपियर शेयर होल्डर थे, तो ये कब हुआ है? 1599 में। 1599 में इसका बिल्ट हुआ है। कब बना है ग्लोब थिएटर? 1599 में। ओके, चलिए नेक्स्ट, हु सेड शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज? किसने कहा है शेक्सपियर में के प्ले में ओनली हीरोइंस होती हैं, नॉट नो हीरोज, हीरोज नहीं होते? तो ए जॉन रस्किन, बी डॉक्टर जॉनसन, सी मैथ्यू आर्नोल्ड, डी टी.एस. एलियट। तो इसका राइट आंसर क्या है? जॉन रस्किन। जॉन रस्किन ने कहा है शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोइंस, नो हीरोज। ये स्टेटमेंट किसका है? जॉन रस्किन का। सो ए इज द करेक्ट आंसर, जॉन रस्किन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, फ्रेंड्स अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए। ओके, चलिए नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ शेक्सपियर्स पोस्ट 1599 प्लेस वेयर स्टेज्ड एट? 1599 में मोस्ट ऑफ प्लेस थे शेक्सपियर्स के, वो कहाँ पे स्टेज्ड हुए थे, परफॉर्म हुए थे? द स्वान थिएटर, द रेड लॉयन, द ग्लोब, द फॉर्चून प्ले हाउस। तो ये द ग्लोब थिएटर जो कि 1599 में बना था, तो यहाँ पर इनके परफॉर्म हुए थे। तो सी इज द करेक्ट आंसर, द ग्लोब थिएटर। ओके, नेक्स्ट, What does Shylock demand at Antonio plead as bond for the loan? तो इसमें कह रहे हैं कि साइलॉक ने एंटोनियो से जो लोन ऋण के रूप में, लोन के रूप में क्या गिरवी रखने के लिए कहा था? जो शाइलॉक ने को बॉन्ड दिया था, उसको बनाया था, तो उसको उसके ऋण के बदले में उससे क्या गिरवी रखने के लिए कहा? ए हिज डेथ, बी ए पॉन्ड ऑफ फ्लैश, सी ऑल हिज स्टेट्स, डी पोर्शियाज हैंड इन मैरिज। तो हिज डेथ तो कुछ नहीं है, ऑल हिज स्टेट भी नहीं है, पोर्शियाज हैंड इन मैरिज भी नहीं है। तो ए उसने, बी इज द राइट आंसर, ए पॉन्ड ऑफ प्लस। ए पॉन्ड ऑफ प्लस, उसका एक पॉन्ड प्लस लेने को कहा कि अगर वो ऋण नहीं चुका पाएगा तो ए पॉन्ड ऑफ प्लस उसका उसे चाहिए। तो क्या है हमारा? बी इज द करेक्ट आंसर, ए पॉन्ड ऑफ प्लस।
ओके। नेक्स्ट, विच वॉज द लास्ट प्ले रिटेन बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा लास्ट प्ले कौन सा लिखा गया है? ए सिम्बेलाइन, बी द विंटर्स टेल, सी द टेम्पेस्ट, डी पेरिकल्स। तो हमारा राइट आंसर क्या है? द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट जो है शेक्सपियर का लास्ट प्ले कहा जाता है। लास्ट प्ले इनका क्या था? टेम्पेस्ट। क्लियर? टेम्पेस्ट इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। The composition of Shakespeare's major tragedies Hamlet, Othello, King Lear and Macbeth were occurred during the period of, जो इनकी फोर ग्रेट ट्रेजिडीज हैं वो कब आई थी? ओथेलो, हेमलेट, अथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ भी कब आई थी? तो ए 1600 to 1606, बी 1590 to 1600, सी 1580 to 1600, डी 1600 to 1610। तो ये इनका ये जो इनकी फोर ग्रेट ट्रेजिडीज़ हैं वो हमारी 60, ए ऑप्शन सही है, 1600 से 1606 के बीच में आई थी। क्लियर? तो ये जो फोर ग्रेट ट्रेजिडीज़ हैं इनकी, ये 1600 to 1606 के बीच में आई थी इनकी फोर ग्रेट ट्रेजिडीज। ओके, ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। A Shakespearean tragedy is essentially a tale of suffering and calamity concluding to death. Who states? ये जो शेक्सपियरियन ट्रेजिडी है वो एसेंशली एक टेल है ऑफ सफरिंग, पीड़ा की और आपदाओं की, जो कि हमें डेथ की ओर ले जाती है। वो इस तरह का स्टेटमेंट किसने दिया? वो स्टेट किसने कहा है? ए एडवर्ड ऑडेन, बी टी.एस. इलियट, सी ए.सी. ब्रैडले, डी मैथ्यू आर्नल्ड। आपको पता हो तो बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, ए.सी. ब्रैडले। ये स्टेटमेंट किसका है? ए.सी. ब्रैडले का। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर, ए.सी. ब्रैडले। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। द ग्रेव डिगर सीन इन हैमलेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो ग्रेव डिगर सीन है हैमलेट में वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ए हमेशिया, बी कॉमिक रिलीफ, सी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, डी एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये हमें पता है ग्रेव डिगर सीन जो है, ग्रेव डिगर सीन है, ये कॉमिक रिलीफ को दिखाता है, ये कॉमिक रिलीफ है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, कॉमिक रिलीफ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। मेजर फॉर मेजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ शेक्सपियर्स। मेजर फॉर मेजर जो एग्जाम्पल है वो शेक्सपियर किस चीज़ का एग्जाम्पल है? शेक्सपियर की ए रोमांटिक कॉमेडी है, बी जॉयस कॉमेडी है, सी ड्रामेटिक रोमांस है, डी डार्क कॉमेडी है। तो ये मेजर फॉर मेजर जो है ये इनकी डार्क कॉमेडीज कही जाती है, तो ये इनकी डार्क कॉमेडी है। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर, डार्क कॉमेडी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। हु इज ऑर्सिनो इन लव विद एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले। बिगनिंग प्ले के स्टार्टिंग में बिगनिंग में ऑर्सिनो किसके साथ प्रेम करते हैं? ए ओलिविया, बी वॉयला, सी मारिया, डी मॉलवोलियो। तो ये हमारा राइट आंसर है ए ओलिविया। ओलिविया से वो प्रेम करते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर, ओलिविया। क्लियर? वेयर डज 12th नाइट टेक प्लेस। 12th नाइट का जो प्ले है वो कहाँ का उसकी सेटिंग है, कहाँ पर हुआ है? ए इंग्लैंड, बी इलायरिया, सी ब्रिटानिया, डी डेनमार्क। तो बी इज द करेक्ट आंसर है हमारा इलारिया। इलारिया जो है यहाँ पर ये 12 नाइट का वो दिखाया गया है सेटिंग वगैरह। ओके, कहाँ पर? बी इज द करेक्ट आंसर, इलारिया। ओके, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द 12 नाइट्स अल्टरनेट टाइटल। 12 नाइट का दूसरा टाइटल क्या है? ए इलारियन यूथ, बी व्हाट यू विल, सी द शिपरैक, डी टाइम एंड अगेन। तो इसका राइट आंसर आई थिंक आपको पता होगा, पता हो तो चलिए बताइए। तो हमारा राइट आंसर है बी व्हाट यू विल। दिस इज द अनदर टाइटल ऑफ अल्टरनेट टाइटल ऑफ 12 नाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट। चलिए, सो बी इज द करेक्ट आंसर, व्हाट यू विल इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। Along with As You Like It, The Merchant of Venice, The 12th Night is referred to as one of Shakespeare's so-called plays. जो As You Like It है, The Merchant of Venice है, 12th Night है, ये किसको, शेक्सपियर को referred to Shakespeare so-called plays कहा जाता है? क्या कहते हैं? ए आइलैंड, बी हॉलीडे, सी इटालियन, डी ट्रांसवेस्टाइट। तो हमारा सही आंसर है डी
ट्रांसवेस्टाइट कहते हैं। ट्रांसवेस्टाइट का मतलब क्या हो गया, समलैंगिक। समलैंगिक मीन्स क्या है, इन सब प्लेज में हमारी जो हीरोइंस है ये अपने आप को डिस्गाइज करती हैं। तो ये अपने आप को जो फीमेल हैं वो मेल में के रूप में भेस कर लेती हैं। तो ये हमारे ट्रांसवेस्टाइज प्ले हो गए शेक्सपियर के, जो कि अपने आप की भेस बदल लेती हैं। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, ट्रांसवेस्टाइट। ट्रांसवेस्टाइट का मतलब होता है समलैंगिक। इट इज द ट्रांसवेस्टाइट प्लेज। ओके, चलिए नेक्स्ट। हु एडिटेड हाउ डू थिंग्स विद शेक्सपियर, न्यू अप्रोचेज, न्यू एसेज। किसने एडिट किया है, संपादित किया हाउ टू डू थिंग विद शेक्सपियर, हम शेक्सपियर के साथ कैसे काम कर सकते हैं। न्यू अप्रोचेज, न्यू एसेज, ये नया दृष्टिकोण हो गया, न्यू एसे हो गया, निबंध हो गया। तो ये हाउ टू डू थिंग विद शेक्सपियर ये किसने संपादित किया है, ए लॉरी मैग्योर, बी टेरी इग्लेटन, सी थॉमस मैन, डी जुडैथ बटलर। तो ये किसने संपादित किया है, ए लॉरी मैग्योर। दिस इज द करेक्ट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्लियर, लॉरी मैग्योर, ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन ओथेलो हु इज इयागोज वाइफ, अथोलो में इयागो की वाइफ का नाम क्या है, ए डेस्डिमोना, बी इमेलिया, सी बियांका, डी कॉर्डेलिया। तो इयागो की वाइफ का नाम क्या है, इमेलिया। इमेलिया जो है वाइफ ऑफ इयागो इन द प्ले ऑफ ओथेलो। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। चलिए बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। Watching as reading the audience and written text in Shakespeare's playhouse is an essay by। essay जो है watching as reading the audience and written text in Shakespeare's playhouse, शेक्सपियर के नाटकशाला में दर्शकों और लिखित पाठ को पढ़ने के रूप में देखना, ये किसका ऐसे है। तो watching reading the audience and written text in Shakespeare's playhouse, शेक्सपियर की नाटकशाला में ऑडियंस जो है, ऑडियंस के जो लिखित टेक्स्ट है, लिखित पाठ को पढ़ने के रूप में देखना, और किसका एक निबंध, मतलब हम अगर पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है उसको साक्षात देख रहे हैं, तो ये किसका निबंध है। एन एसे बाय किसके द्वारा ये लिखा गया है, ए जूली मैक्सवेल, बी जुडैथ बटलर, सी लॉरी मैग्योर, डी टिफैनी स्टर्न। तो किसका ऐसे है, तो डी इज द राइट आंसर, टिफैनी स्टर्न। ये ऐसे किसका है, ये तो टिफैनी स्टर्न, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। हु इज साइकोरिक्स इन द प्ले टेम्पेस्ट, प्ले टेम्पेस्ट में साइकोरिक्स कौन है, ए गॉडेस ऑफ कैलिबन, बी मदर ऑफ कैलिबन, सी सिस्टर ऑफ कैलिबन, डी फादर ऑफ कैलिबन। तो हमारा राइट आंसर है बी मदर ऑफ कैलिबन। साइरक्स कौन है, मदर है कैलिबन की। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। कैसियस पोर्शिया एंड ऑक्टेवियस आर द कैरेक्टर इन, कैसियस पोर्शिया और ऑक्टेवियस है किस प्ले के कैरेक्टर है, ए जूलियस सीजर, बी हैमलेट, द सी किंग लियर, डी द बर्चेट ऑफ वेनिस। तो ये ए इज द राइट आंसर, ये सब हमारे जूलियस सीजर भी हमारे कैरेक्टर्स हैं। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर, जूलियस सीजर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अपना स्कोर जरूर करते रहिएगा और हमें जरूर बताइएगा कि आपने कितने स्कोर गेन किए हैं। ओके, इन विच ईयर शेक्सपियर्स फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ प्लेज कॉल्ड द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड। शेक्सपियर का जो फर्स्ट कलेक्शन था, उनके फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन था जो उनका, वो क्या जिसको हम लोग फर्स्ट फोलियो कहते हैं, जो फर्स्ट फोलियो के नाम से जानते हैं, वो कब पब्लिश हुआ था, ए 1599, बी 1623, सी 1616, सी 1616, डी 1685। तो ये हमारा शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो कब आया था, 1623। इनका 1623 में फर्स्ट फोलियो आया था। अब आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा इनका सेकंड फोलियो कब आया था। ओके, फर्स्ट तो इनका 1623 में आया था, अब सेकंड फोलियो कब आया था ये आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या है, बी इज द राइट आंसर, 1623। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट, शेक्सपियर ने कितने प्ले लिखे, 25, 46, 37, 50। तो सी इज द राइट आंसर, 37। सी इज द करेक्ट आंसर, 37। ओके, चलिए नेक्स्ट। व्हाट हैपेंड टू द ग्लोब थिएटर इन 1613, 1613 में ग्लोब थिएटर के साथ क्या हुआ था, इट बर्न डाउन, बी इट वॉज ओपन, सी क्लोज्ड, डी नन। तो हमारा राइट आंसर है ए, इट बर्न डाउन, इसमें आग लग गई थी। ओके,
जब और कौन सा प्ले परफॉर्म हो रहा था जब इसमें आग लगी थी, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। ओके, चलिए ए इज़ द राइट आंसर, इट बर्न डाउन। ओके, चलिए नेक्स्ट, हाउ सैम वानमेकर कनेक्टेड विद शेक्सपियर। सैम वानमेकर हैं जो शेक्सपियर से कैसे जुड़े हैं। ए डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्लोब थिएटर, ग्लोब थिएटर के डिस्ट्रक्शन में, उसके जो खराब हुआ उसके लिए। इट वाज हिज विजन टू रिबिल्ड द ग्लोब थिएटर, उनका विजन था कि ग्लोब थिएटर को फिर से रिबिल्ड होगा। तो सी बोथ, दोनों के लिए। डी नन, तो हमारा राइट आंसर है बी। B is the right answer. It was his vision to rebuild the Globe Theatre. Okay, तो B is the right answer. It was his vision to rebuild the Globe Theatre, को rebuild करने का vision था इनका, तो B is the right answer. Okay, चलिए next. हाउ मेनी वर्ड्स डिड शेक्सपियर एक्चुअली इन्वेंट। शेक्सपियर ने एक्चुअली कितने वर्ड्स को इन्वेंट किया। शेक्सपियर ने काफ़ी वर्ड्स जो है उनके उन्होंने इन्वेंट किए हैं, तो बताने कितने इन्वेंट किए हैं, जो किए हैं उसके आज भी वो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं। तो हाउ मेनी वर्ड्स डिड शेक्सपियर एक्चुअली इन्वेंट। ए अबाउट 2000, अबाउट 1000, अबाउट 6000, अबाउट डी अबाउट 3000। तो हमारा राइट आंसर है डी, अबाउट 3000 के लगभग उन्होंने वर्ड्स को इन्वेंट किया है जिनका यूज़ आज भी हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर है डी, 3000 वर्ड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट, When did शेक्सपियर राइट हिज प्ले। शेक्सपियर ने अपना प्ले कब लिखा है, कब लिखे हैं शेक्सपियर के प्ले। तो शेक्सपियर का जो हमारा टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग 1564 से 1616 तक उनका टाइम ड्यूरेशन है, तो उस अकॉर्डिंग आप आंसर बताइए। ए 16th एंड 17th सेंचुरी, बी 15th एंड 16th सेंचुरी, डी 19th एंड 20th सेंचुरी, डी नन। तो हमारा राइट आंसर हो गया ए, 16th एंड 17th सेंचुरी में उन्होंने अपने प्लेस लिखे हैं, क्योंकि उधर से ही उसी समय के ये बिलोंग करते हैं। तो 16th एंड 17th सेंचुरी इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, वीनस एंड एडोनाइस वॉज रिटेन इन स्टैंजा ऑफ। वीनस और एडोनाइस जो कि लिखी गई है स्टैंजा में, कितनी स्टैंजा में लिखी गई। ए 7 लाइन्स, बी 6 लाइन्स, सी 4 लाइन्स, डी 8 लाइन्स। तो ये आपकी कितने लाइन्स में लिखी गई हैं, ये आपके 6 लाइन्स, ये आपकी 6 लाइन में लिखी गई। बी इज़ द करेक्ट आंसर, 6 लाइन्स। ओके, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, Which of the following plays is not known to have been based on any existing literary and historical work। इनमें से कौन सा प्ले है जो किसी लिटरेरी या हिस्टोरिकल वर्क पर बेस्ड नहीं है। ए सिम्बेलाइन, बी रोमियो एंड जूलियट, सी मेजर फॉर मेजर, डी द टेम्पेस्ट। तो ये राइट आंसर है डी द टेम्पेस्ट। जो टेम्पेस्ट है ये आपका किसी भी हिस्टोरिकल या लिटरेरी वर्क से नहीं एग्जिस्ट करता है, ये किसी भी हिस्टोरिकल और लिटरेरी वर्क से नहीं रिलेट करता है। ओके, तो डी इज़ द राइट आंसर, द टेम्पेस्ट। चलिए नेक्स्ट, द फर्स्ट नोटिस ऑफ शेक्सपियर एज अ ड्रामाटिस्ट अक्योर्स इन पैम्पलेट ग्रोड्स वर्थ ऑफ विट। तो जो जो उनको फर्स्ट नोटिस था उनको शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिस्ट के लिए ऑक्योर्स इन पैम्पलेट में आया था, अ ग्रोड्स वर्थ ऑफ विट 1592 में। तो ये किसका था ये वर्क, जिसमें फर्स्ट टाइम शेक्सपियर को हाईलाइट हुए हैं, ड्रामेटिस्ट को उसमें नोटिस आया उन पर। तो ए ऑप्शन है, ए मैथ्यू ग्रीन, बी रॉबर्ट ग्रीन, सी रिचर्ड, डी फिलिप सिडनी। तो ये रॉबर्ट ग्रीन, बी इज़ द करेक्ट आंसर। रॉबर्ट ग्रीन, ये किसका पैम्पलेट था, ग्रोड्स वर्थ ऑफ विट, ये आपका रॉबर्ट ग्रीन था, जिसमें इन्होंने शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, बी रॉबर्ट ग्रीन। बी इज़ द राइट आंसर, रॉबर्ट ग्रीन, जो एक यूनिवर्सिटी विट्स थे और इन्होंने क्रिटिसाइज किया अपने इस वर्क में शेक्सपियर को। ओके, इज ट्राइंग टू कोर्ट ओलिविया एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले। कौन प्ले के स्टार्टिंग में ओलिविया को रिझाने की कोशिश करता है। ए सेबेस्टियन ऑर्सिनो, बी सेसेरियो ऑर्सिनो, सी फेस्टो सेसेरियो, डी ऑर्सिनो सर एंड्रयू एग्यूचिक। तो ये हमारे डी इज़ द राइट आंसर। ऑर्सिनो जो सर एंड्रयू एग्यूचिक थे, ये जो है ओलिविया को प्ले के स्टार्टिंग में उसको लव करते थे, उसको रिझाने की कोशिश करते हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर, ऑर्सिनो सर एंड्रयू एग्यूचिक। ओके, चलिए नेक्स्ट,
द टेम्पेस्ट इज़ अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर प्रोबेबली रिटन इन, जो टेम्पेस्ट है विलियम शेक्सपियर का वो प्रोबेबली कब लिखा गया है? ए 1610 टू 1611, बी 1590 टू 1591, सी 1600 टू 1601, डी 1601 टू 1602। तो हमारा राइट आंसर हो गया ए 1610 टू 1611 इज द राइट आंसर। टेम्पेस्ट का कब लिखा गया है? 1610 से 1611 में। ओके, चलिए नेक्स्ट। From which country is Alonso's ship returning when it is caught in the tempest? जब किस कंट्री से अल्सोनो का शिप रिटर्न हो रहा था जब ये तो टेम्पेस्ट में पकड़ गया, तूफान में पकड़ गया? तो ये क्या हो गया? ए नेपल्स, बी इंग्लैंड, सी ट्यूनिस, डी बर्मुडाज। तो सी इज द राइट आंसर, ट्यूनिस। कहाँ से रिटर्न हो रहा था? ये ट्यूनिस, जो इटली में है वो ट्यूनिस से रिटर्न हो रहा था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। ओवर हाउ मेनी डेज डज द एक्शन ऑफ द टेम्पेस्ट टेक प्लेस? जो टेम्पेस्ट की पूरी घटना है वो कितने दिनों में पूरी होती है? ए 2, बी 1, सी 3, डी 4। तो ये है बी इज द राइट आंसर, 1 डे में ये हो जाती है पूरी। ओके, 1 is the right answer. Clear. चलिए नेक्स्ट। What do we see Miranda and Ferdinand doing in the play's final scene? फाइनल सीन जब होता है तो मिरांडा और फर्डिनेंड क्या खेल रहे होते हैं? प्लेइंग कार्ड्स, कैरिंग वुड, सी प्लेइंग चेस, डी प्लेइंग टैग। तो सी इज द राइट आंसर, प्लेइंग चेस। वो क्या कर खेल रहे होते हैं? प्लेइंग चेस। सी इज द राइट आंसर, प्लेइंग चेस। ओके, चलिए नेक्स्ट। Which play is known for the line all the words stays and all the men and women merely players? ये बहुत ही फेमस लाइन्स है। all the words stays and all the men and women merely players। तो बताइए किसकी है लाइन्स? as you like it, much ado about nothing, the merchant of Venice, Henry IV पार्ट 1। तो ये आपकी किसकी लाइन है? ये ए इज द राइट आंसर, एज यू लाइक इट की लाइन्स है। ये लाइन्स कौन कहता है? ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये हमने आपको एज यू लाइक इट की समरी और कैरेक्टर्स सब डिफाइन किया है वीडियो में, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, तो जरूर देखिए और हमको इसका आंसर बताइएगा ये लाइन्स कौन कहता है इस प्ले में। ओके, कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। चलिए, तो हमारा राइट आंसर क्या है? ए, एज यू लाइक इट। चलिए नेक्स्ट। When Antonio borrows the money on behalf of Basino from Shylock, what are the money lender's terms? जब एंटोनो बोरोज द मनी ऑन बिहाफ ऑफ बॉन्सियानियो के लिए एंटोनी जब मनी लेता है साइलॉक से, तो जो मनी लेंडर रहता है उसकी क्या टर्म्स रहती हैं, क्या शर्तें रहती हैं? अ पाउंड ऑफ बेसिनोज फ्लैश फॉर एवरी डे फॉर द रिपेमेंट इज लेट। अगर पेमेंट उसकी रिपेमेंट जो लेट हो गई तो बेसिनोज का पर डे एवरी डे उसको फ्लश चाहिए। एन एक्स बी है एन एक्सॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट पर उसको पैसा चाहिए, ऋण चाहिए। सी है नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं, बट एंटोनियस डॉटर्स हैंड इन मैरिज इफ द रिपेमेंट इज लेट। कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए, बस एंटोनियस की डॉटर का हाथ चाहिए मैरिज के लिए। एंड नेक्स्ट है नो इंटरेस्ट बट ए पाउंड ऑफ एंटोनियोज फ्लैश इज द रिपेमेंट इज लेट। रिपेमेंट अगर लेट हो गई तो क्या चाहिए? उसको इंटरेस्ट नहीं चाहिए, बट पाउंड ऑफ एंटोनियो का फ्लैश चाहिए, 1 पाउंड उसको एंटोनियो का फ्लैश चाहिए। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या है? उसको डी इज द राइट आंसर। उसको एंटोनियो का फ्लैश चाहिए था अगर वो पेमेंट नहीं दे पाते हैं समय पर। तो हमारा डी इज द राइट आंसर हो गया, नो इंटरेस्ट बट अ पाउंड ऑफ एंटोनियोज फ्लैश इफ द रिपेमेंट इज लेट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। तो कौन कहता है कि उस बाई ओंडर मून, उस चांद की कसम, आई स्वर मैं कसम खाता हूँ कि यू डू मी रॉन्ग, तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। तो ये कौन कहता है? एंटोनियो, बेसानियो, टियानो, डी पोर्शिया। तो ये हमारा सी इज द राइट आंसर, ग्रेटिनो। ये कौन क्या किसकी लाइन से? तो ग्रेटिनो की लाइन से। ओके, चलिए नेक्स्ट।
द मेन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इन द रोमन एम्पायर एट द टाइम ऑफ जूलियस सीजर एज बिटवीन व्हाट टू ग्रुप्स। जो जूलियस सीजर के समय में रोमन एम्पायर में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, किसके किसके बीच में दो ग्रुप्स थे, किसके कौन सा वो दो ग्रुप था जिसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था रोमन एम्पायर में जूलियस सीजर के समय में। तो एम्पर्सन्स और गवर्नर्स, बी नोबिलिटी एंड सिटीजन्स, सी मिलिट्री लीडर्स एंड सीनेटर्स, डी स्लेव्स एंड स्लेव्स ओनर्स। तो हमारा सी राइट आंसर है, मिलिट्री लीडर्स एंड सीनेटर्स के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था रोमन एम्पायर में। तो मिलिट्री लीडर्स एंड सीनेटर्स, सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। Shakespeare seems to have based his play on a biography of Julius Caesar provided by which ancient historian? शेक्सपियर के प्ले में जो है वो हमें जूलियस सीजर की जो बायोग्राफी दिखाई देती है वो हमें किस एंशियंट हिस्टोरियन की समय की झलक दिखाई देती है, पता चलता है, दिखता है उसमें। ए प्लूटार्च, बी प्लिनी, सी टैक्टिटस, डी लिवी। तो ए इज द राइट आंसर प्लूटार्च। हमें इसमें प्लूटार्च की झलक दिखती है। ओके, ए इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। व्हाट शेप डज एरियल एज्यूम एट द मैजिकल बैंक्वेट इन एक्ट थर्ड सीन थर्ड। ओके, तो ये जो सीन थर्ड है एक्ट थर्ड में जो एरियल एक मैजिकल बैंक्वेट में जो एक मैजिकल अपना रूप बदलता है वो किस में बदलता है? ए हार्पी गर्ल, सी निम्फ, डी हाउंड। तो हमारा राइट आंसर अगर पता हो तो आप बताइए। ए इज द राइट आंसर, हार्पी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। हार्पी, एरियल जो है हार्पी का रूप बदलता है। ए इज द राइट आंसर। ओके, हार्पी। नेक्स्ट। What does Prospero gives as his reason for treating Caliban badly? Prospero क्या रीज़न देता है कैलिबन को बैडली ट्रीट करने का? तो ए कैलिबन ट्राई टू किल हिम, बी कैलिबन ट्राई टू स्टील हिज बुक, कैलिबन इज मियरली अ बीस्ट। कैलिबन उसको मारना चाहता था, कैलिबन ने उसकी किताब चुरा ली। एंड सी कैलिबन इज मियरली बीस्ट, वो एक बीस्ट है कैलिबन। डी कैलिबन अटेम्प्ट टू रेप मिरांडा। तो डी इज द राइट आंसर है, मिरांडा का उसने रेप करने की कोशिश की कैलिबन ने। ओके, तो ये डी इज द राइट आंसर, कैलिबन अटेम्प्ट टू रेप मिरांडा। ओके, चलिए नेक्स्ट। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हो। चलिए लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए देखते हैं। हु इज़ द फूल इन किंग लियर known for his witty and poignant remarks? किंग लियर में फूल किस नाम से है जो कि अपनी विटी कॉन्वर्सेशन और रिमार्क्स के लिए जानते हैं उसको? ए केंट, बी ग्लॉसेस्टर, सी फूल, डी कॉर्डेलिया। तो हमें ये फूल जो है हम फूल नाम से ही जानते हैं। सी इज़ द राइट आंसर। इसमें हमें किंग लियर में फूल को फूल नाम से ही जानते हैं। सी इज़ द राइट आंसर, फूल। फ्रेंड्स, ये फूल जो शेक्सपियर में जो ये फूल है तो माइनर कैरेक्टर्स, बट ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो इनके हर प्लेस में आपको इनका कौन से नाम से कौन सा फूल है, जस्टर है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसका भी वीडियो हमने बनाया हुआ है फूल्स पर कि किस प्लेस में शेक्सपियर के कौन से फूल है, तो उसका भी हम लिंक आपको दे देंगे, तो आप देख सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, चलिए, तो हमारा सी राइट आंसर है, फूल। ओके, फूल इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द फाइनल टास्क प्रोस्पेरो ऑर्डर्स एरियल टू परफॉर्म? फाइनल टास्क क्या है प्रोस्पेरो का? एरियल का परफॉर्म देने के लिए फाइनल टास्क क्या देता है एरियल को परफॉर्म करने के लिए? ए टू रिलीज साइकोरॉक्स टू हॉल अ लोड ऑफ वुड, सी टू गिव द फ्लीट काम seas on its return to Italy, D to take charge to Caliban। तो क्या करता है? सी इज द राइट आंसर, टू गिव द फ्लीट काम सीज ऑन इट्स रिटर्न टू इटली। जब वो इटली से लौट रहा हो तो जो सी को काम कर दे, शांत कर दे, ये उसका लास्ट टास्क था एरियल के लिए। टू सी इज द राइट आंसर, टू गिव द फ्लीट काम सीज ऑन द रिटर्न टू इटली। ओके, चलिए नेक्स्ट। How does Antonio plan to respond to Shylock's insistence to collect his pawn
टू फ्लश। एंटोनियो जो है वो जो एंटोनियो जो है शार्लॉक को जब उसका अपना फ्लैश मांगता है कलेक्ट करने के लिए, जो अगर वो हार जाता है, वो अपनी समय पर ऋण नहीं दे पाता, तो एंटोनियो को सोचता है मैं कैसे रिस्पॉन्स करूंगा जब अपना शार्लॉक उससे अपना वो पाउंड मांगेगा, कलेक्ट करेगा पाउंड ऑफ फ्लैश। तो इसका ऑप्शन है ए विद एंगर एंड वायलेंस, बी विद बेगिंग, सी विद रीजनिंग, डी विद क्वाइटनेस ऑफ स्पिरिट। तो इसका आंसर होगा डी, शांति से धैर्यता के साथ वो उससे जब वो मांगेगा तो वो उसके साथ बिहेव करेगा, ऐसा। डी इज द राइट आंसर, विद क्वाइटनेस ऑफ स्पिरिट। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो हु इज द मैसेंजर ऑफ द फेरीज इन द टेम्पेस्ट? फेरीज के जो मैसेंजर है कौन है टेम्पेस्ट में? ए एरियल, बी जूनो, सी कैलिबन, डी इरिस। तो ए इज द राइट आंसर, एरियल। ए इज द राइट आंसर, एरियल। एरियल है फेरीज की मैसेंजर। ओके, वॉट इज़ द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ मैकबेथ एंड लीड्स टू हिज डाउनफॉल? जो ट्रेजिक फ्लॉ क्या है मैकबेथ का, टू दैट लीड्स टू हिज डाउनफॉल, जो कि उसके डाउनफॉल का कारण होता है? ए एम्बिशन, बी जेलसी, सी इंडिसीजन, डी प्राइड। तो उसकी जो एम्बिशन होती है वो उसका डाउनफॉल का कारण होती है। ही इज़ वेरी एम्बिशियस फॉर द किंगडम, सत्ता के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी हो जाता है। तो ये दिस इज द रीजन ऑफ हिज डाउनफॉल एम्बिशन। ओके, इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। हु इज द फर्स्ट टू स्टैप सीजर? सीजर को फर्स्ट स्टेप कौन करता है? ए डेसियस, बी लिगारियस, सी कैस्का, डी सिना। तो सी इज द राइट आंसर, कैस्का। कैस्का जो है फर्स्ट कैस्का उसको स्टैप करते हैं, चाकू मारता है। कौन स्टैप करता है? कैस्का। ओके, चलिए नेक्स्ट। ब्रूटस टेल एंटोनी डैट देयर हार्ट्स आर फुल ऑफ आफ्टर किलिंग सीजर। कि सीजर को मारने के बाद ब्रूटस क्या कहता है एंटोनियो से कि उसका हार्ट किससे फुल हो गया है? ए जॉय, बी पेन, सी पिटी, डी एम्पैथी। तो उसका वो क्या कहता है, उसका हार्ट पिटी से भर गया है, फुल ऑफ पिटी आफ्टर किलिंग सीजर। तो सी इज द राइट आंसर, पिटी। ओके, नेक्स्ट। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, दिस लाइन इज पार्ट ऑफ विच प्ले? तो ये बहुत फेमस लाइन है, इसको बताइए अगर आपको पता हो तो इसका आंसर। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, फेमस लाइन किस प्लेस की है ये? ए अथेलो, बी मैकबेथ, सी किंग लियर, हैमलेट। पता हो तो चलिए बताइए आंसर हमें इसका। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो हमारा राइट आंसर है डी, हैमलेट। हैमलेट इज़ द राइट आंसर। ये हैमलेट की लाइन है जो कि हैमलेट खुद ही कहता है, फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वोमेन। जो कि उसकी माँ उसके पिता के मृत्यु के बाद तुरंत ही उसके अंकल से शादी कर लेती है। तो ये सब उसकी लाइफ में होता है, हम हैमलेट में भी डिस्कस करेंगे आगे। फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वोमेन, तो दिस इज़ द लाइन ऑफ हैमलेट, और ये हैमलेट ही इन लाइंस को कहता है। ओके, तो हमारा आंसर क्या है? डी इज़ द राइट आंसर, हैमलेट। ओके, चलिए फ्रेंड्स, सो ये हमारे 50 क्वेश्चंस हो गए आज के। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। एंड अपना स्कोर हमें ज़रूर बताइएगा कितना स्कोर आपका हुआ। इसके और भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में शेक्सपियर के लेके आएंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे, एंजॉय किया होगा आपने। एंड अगर अच्छे लग रहे हों, आपको हेल्पफुल हो रहे हों, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। आपके लाइक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। अच्छे लग रहे हो, जो एंजॉय किया हो, हेल्पफुल हुए हों आपकी सीरीज़, ये हेल्पफुल हो तो आपके लिए ये सीरीज़, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। आपके लाइक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, तो लाइक शेयर करना ना भूलें और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। एंड अपना स्कोर भी हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू MCQs के साथ। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।